बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को वीनस टीवी पे लाइव होता है और इसमें हम आपके जो भी कानूनी मसले हैं उनको डिस्कस करते हैं। आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल करके और जो भी आपके मसाइल हैं कानूनी, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ख़ास तौर पे अगर कोई इमिग्रेशन के कोई यूके में रहते हुए कोई मसला है तो आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस सिलसिले में गाइड किया जा सके, लेकिन हमेशा की तरह चंद बातें मैं ज़रूर रिपीट करूँगा। नाज़रीन, एक तो ये कि जब प्रोग्राम में आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराह मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी प्रॉब्लम और डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मैं कोशिश करता हूँ इस प्रोग्राम में कि जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उन सारों से बात हो सके, तो बराए मेहरबानी अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें ताकि हर एक से बात हो सके। और इस प्रोग्राम में मुझसे बात करने के बाद भी अपने केस से रिलेटेड अगला स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं इस प्रोग्राम में आपका पूरा केस आपसे डिटेल में बात मतलब डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए मैं हमेशा ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया करें। इसके अलावा प्रोग्राम में शुरू करने से पहले मैं तमाम नाज़रीन जो हैं उनको अपनी तरफ से ईद मुबारक कर रहा हूँ। कल जो है वो इंशाल्लाह ईद है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो कॉल्स लेने से पहले जैसा कि पिछले एक दो हफ्ते पहले यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था ईयू से रिलेटेड, तो जो है यूके जो है उसमें रेफरेंडम में उन्होंने यही डिसाइड किया था कि बाहर जाए, तो उस सिलसिले में पिछले प्रोग्राम भी मैंने डिस्कस किया था। काफ़ी जो ख़ास तौर पे जो यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हमें वक्तन फ़क्तन कॉल्स भी आती हैं। लोग भी डरे होते हैं कि पता नहीं जो यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ क्या होगा अगर यूके ईयू से बाहर निकलता है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि एक तो ये कि इट्स टू अर्ली, अभी नहीं पता कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इस सिलसिले में, कब जो है वो सारा प्रोसेस ये स्टार्ट होगा यूके का ईयू से बाहर निकलने का। अगर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें भी मेरे हिसाब से चंद साल लगेंगे कि जब यूके बाहर निकले। अगर निकलता भी है तो आम तौर पे जो पहले के लोग यहाँ पे होते हैं, जो यूरोपियन यूनियन रेजिडेंट्स नेशनल्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको जो है यहाँ पे किसी किस्म की किसी तरीके से अकोमोडेट किया जा सके। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में जो ही कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी, ज़रा क्लैरिटी आएगी तो मैं इंशाल्लाह अपने इन प्रोग्रामों के ज़रिए आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि अगर यूके का जो एग्ज़िट जो है वो प्रोसेस स्टार्ट भी होता है तो उसमें भी चंद साल ज़रूर लग जाएंगे। तो ये तो रहा एक जनरल सा ईयू से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो अक्सर लोगों के सवालात इस सिलसिले में आते हैं। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है और आप इसी नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। प्रोग्राम का जो आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो हेलो जी हेलो सर, ईद मुबारक हो आपको। जी आपको भी ईद मुबारक जी। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैं दविंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल है? सर मेरे दो सवाल हैं। सर मेरे को मेरे ब्रदर ने स्पॉन्सर किया था यूरोपियन केस के अंदर। सर उस केस के अंदर हमारा केस रिफ्यूज हो गया था पिछले साल दिसंबर में। अब राइट अपील के लिए गया, अभी तक हमारी अपील ठीक नहीं आई कोर्ट की। जी नंबर दो सवाल है सर, उस केस में हमें इन्होंने राइट ऑफ वर्क नहीं दिया था अभी तक। जो पिछला डिसीजन था मेरे को फुल टाइम राइट ऑफ वर्क था। तो पिछला कौन सा डिसीजन था? खत्म होने से पहले ही हमने केस दायर किया था, हमें अभी तक इन्होंने राइट ऑफ वर्क दिया। राइट ऑफ वर्क किसी केस पे रिफ्यूज किया था। आपका ब्रदर का जो पासपोर्ट था जिसने आपको स्पॉन्सर किया था वो हमारे पास नहीं, आपने किन्हीं कारणों से हमारे से पासपोर्ट वापस ले लिया था। जी हाँ, इस केस में क्या आगे हमें राइट ऑफ वर्क के लिए जाना चाहिए, उनके साथ सेट करने चाहिए, दे सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये, जहाँ तक आपकी अपील का ताल्लुक है ना,
तो अपील जो है आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आम तौर पे तकरीबन 8 से 12 महीने मिनिमम लग रहे हैं, यानी कि तकरीबन साल का अरसा जब तक आपकी हेयरिंग आती है। जो आप अपील करते हैं तो अराउंड 1 साल का टाइम उसमें लग रहा है। तो अगर आपकी अपील डिले हो रही है तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। आम तौर पे ये जो इमिग्रेशन अपील्स की जो ट्राइब्यूनल में इतना टाइम साल का लग रहा है। जो राइट ऑफ वर्क का है उसमें जिस आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको इस वजह से नहीं दिया कि आपके ब्रदर ने पासपोर्ट वापस मंगवा लिया था। हेलो। हाँ जी सर, आपके मेरे 20 साल तक। जी, हाँ जी, आपके ब्रदर ने पासपोर्ट वापस मंगवा लिया था। मुश्किल नहीं कर रहा सर, इंडिया जाना था, इंडिया इमरजेंसी से इंडिया पासपोर्ट मंगाया था। अच्छा, तो आप उसमें कोशिश करें तो उनसे रिक्वेस्ट दोबारा कर सकते हैं, दोबारा उसका पासपोर्ट उनको भिजवा सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर वो आपको दे दें तो आप कोशिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 Hello. जी हेलो। Yes. Yes, your call is through, and I'm Zakir Khan. What's your question? हेलो, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मेरी फाइल मैंने 9 जून को डाली थी और अभी तक मुझे अकोनाइज लेटर नहीं आया और फिंगरप्रिंट की भी फोटो उन लोगों ने निकाल ली है। क्या निकाल लिया उन्होंने? होम ऑफिस ने फोटो निकाल ली है मेरी, लेकिन अकोनाइज लेटर्स और फिंगरप्रिंट के लिए कुछ भी उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है अभी तक। अच्छा, फीस उन्होंने निकाल लिया, अभी फिंगरप्रिंट्स के लिए नहीं किया। यस। तो आपने एप्लीकेशन 9 जून को की थी ना? यस। तो 9 जून को तो अभी तकरीबन 4 हफ्ते हुए हैं। यस। तो अभी जी, अकोनाइज लेटर भी आना चाहिए ना। एक्नॉलेजमेंट लेटर देखिए आमतौर पे लग जाता है टाइम। कोई एप्लीकेशन किस किस्म की थी, कौन सी एप्लीकेशन थी? FLRO। हाँ, तो देखें आमतौर पे टाइम लग जाया करता है, अगर 4-6 हफ्ते लग जाएं, 8 हफ्ते लग सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जैसा कि आपने बताया 9 जून को आपने एप्लीकेशन की है, अभी तो तकरीबन 4 वीक्स हुए हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इसी महीने मेरे ख्याल में जुलाई में आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मोस्ट प्रॉब्ली शायद आ जाए। जी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ। जी अहमद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो नॉन EU फैमिली मेंबर सुरेंद्र सिंह के तहत बरतानिया में आया है और उन्हें 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल गया है, तो अगर बरतानिया अगर यूरोप से निकलता है तो 5 साल के बाद जब वो 10 साल के लिए कार्ड अप्लाई करेगा तो क्या उस पर अफेक्ट होगा? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल यह है कि जो डिपेंडेंट पेरेंट सुरेंद्र सिंह के तहत बरतानिया में आते हैं और 5 साल का कार्ड हासिल कर लेते हैं, तो जब 5 साल के बाद जब वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको इस 5 सालों के दौरान स्टिल डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे यूरोप मुल्क से आए हैं और वहाँ डिपेंडेंसी वो शो कर चुके हैं। तो इन 5 सालों के दौरान भी उन्हें डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी या सिर्फ 5 साल की रहायश? प्लीज़ मुझे जवाब दीजिएगा जब मैं कॉल बंद कर चुका। जी 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 थैंक यू जी। देखिए जी, आपका सवाल जो है ना वो अभी जिस प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने कहा था कि ये एक ऐसा सवाल है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कि उनके डिपेंडेंट्स के साथ वो क्या होता है। अगर जो अभी ये रेफरेंडम में जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ये बड़ा उस पर डिपेंड करता है। जो आपका पहला सवाल ख़ास तौर पे जो था ना कि उसके बाद वो 10 इयर्स का अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे या जो भी, तो वो तो अभी क्लियर नहीं है इस सिलसिले में कि गवर्नमेंट और कि UK गवर्नमेंट और EU की जो बाकी ममालिक हैं उनके दरमियान जो निगोसिएशंस होती हैं उसमें क्या होता है। अभी तो निगोसिएशंस भी स्टार्ट नहीं, अभी प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। ये तो पहले सवाल का जवाब। जहाँ तक वो डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे कि डिपेंडेंट पेरेंट यहाँ पे आता है, 5 साल को उसको वीज़ा मिलता है, तो उसको फिर डिपेंडेंसी शो करनी पड़ती है कि नहीं 5 साल बाद, तो उसको डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी यहाँ पे आने के बाद भी। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुना कर बोलिए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये था कि
हमें ILR मिला था, तो हमारे कुछ के रेजिडेंस कार्ड आ गए हैं, एक दो अभी रहते हैं, तो अभी वीक हो जाएगा। तो नॉर्मली मैंने ये पूछना था वो कितनी देर लगाते हैं, तो हम उनको कैसे रब्ता कर सकते हैं? आपको जो रेजिडेंस कार्ड के आने से पहले एक लेटर भी आया होगा। हाँ जी, वो तो हम विंडो पे गया था। अच्छा, विंडो पे, तो उसके उन्होंने कोई लेटर दिया था ना आपको? हाँ जी, लेटर दिया। तो उस लेटर में लिखा होगा कि कितने अरसे में, मेरे ख्याल में नॉर्मली 10 वर्किंग डेज होते हैं, कि अगर 10 वर्किंग डेज में आप 7 वर्किंग डेज लिखा हुआ है। तो ठीक है, 10 फाइन। अगर वो लिखा है 7 वर्किंग डेज, तो अभी 7 वर्किंग डेज अगर हो गए हैं तो फिर तो आप उनसे रब्ता करें, उसमें दिए होगा डिटेल। अगर नहीं हुए तो फिर फिलहाल वेट करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ताहिरा बात कर रही हूँ नोटिंगम से। जी जी, बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे 2 साथ बच्चे हैं, हमने जनवरी 2014 में फ्रेश असाइलम क्लेम किया था, फ्रेश क्लेम विद न्यू एविडेंस। और फिर आफ्टर 2 इयर्स फरवरी 2016 में हमने दोबारा और एविडेंस दिए और सबमिट करवाए फर्दर। तो रिपोर्टिंग के लिए भी हम जाते थे एवरी मंथ। अब फिर उन्होंने 3 मंथ्स के बाद कर दिया कि 3 मंथ्स के बाद आप रिपोर्टिंग के लिए आए। अब उन्होंने फोन किया कि आपको ना, आपके हमने सस्पेंड कर दिया है, रिपोर्टिंग आने की कोई जरूरत नहीं, आप रिपोर्टिंग पे ना आए। और होम ऑफिस की तरफ से जो केस से रिलेटेड है, कभी कोई लेटर, कोई आंसर अभी तक आया ही नहीं है, कुछ भी नहीं आया। तो सॉलिसिटर से बात कर, अभी वेट करें। मैंने कहा चलो कुछ और एविडेंस जमा करवा दो उनको, न्यूज पेपर से, कंट्री रिपोर्ट। और कहता नहीं, अभी वेट करने का टाइम, आप वेट करो। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये नहीं कि हमें अब कितना वेट करना पड़ेगा? देखें, इसमें तो ये बड़ी, देखें इस तरह की कोई लीव मिलेगी? देखें, बड़ी ये तो सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात ये है कि ये तो डिपेंड करता है कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और ये आपको वही बता सकता है जो आपका केस डील कर रहा है, या कोई सोलिसिटर जिसके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन हो, आपको वो देख के आपको बताया जा सकता है कि केस आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, जो भी फ्रेश एप्लीकेशन भी गई है। अगर तो स्ट्रॉन्ग केस हो तो नॉर्मली फिर हम उसको पुश करते हैं। अगर हम समझते हैं कि यार हमारे क्लाइंट का केस जो है वो अच्छा केस है, स्ट्रॉन्ग केस है, तो हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम उसको पुश करते हैं। अगर ये हो कि जी लगे कि क्लाइंट का केस जो है ज़रा वीक है, तो फिर ऐसी सूरत में वेट करने का फ़ायदा होता है कि और जितना आपका टाइम यहाँ पे जो गुजर रहा है एक्स्ट्रा, वो आप ही के लिए, आपके केस के लिए बेहतर होता है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि आप मज़ीद कितना वेट करें, क्योंकि ये आपको, जो आपके वकील हैं, वो एडवाइस कर सकते हैं कि आपका केस आया इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको आप पुश करें या ना करें। वही बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकते हैं, या फिर किसी भी वकील के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ाइल दिखा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग जी, कौन सा बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम मिस्टर सिंह। जी सिंह साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा आपसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है। ये कि मैं 2009 में अनमैरिड पार्टनर रहना शुरू किया जून से, और 2011 जून में हमने अनमैरिड पार्टनर पे एप्लीकेशन कर दी। लेकिन 2011 अगस्त में हमने मैरिड कर ली, वो भी अपडेट कर दिया। तो लेकिन नवंबर में उन्होंने मेरी, अच्छा सिंह साहब, एक सेकंड, मैं आपकी ज़रा बात काट रहा हूँ। आप मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो आपके चूँकि 2-3 सवाल हैं, तो आप ज़रा थोड़ा सा होल्ड कर लें। मैं ब्रेक से वापसी पे फिर आप इसे स्टार्ट करूँगा, तो आप किधर जाइएगा नहीं, अभी फ़िलहाल होल्ड करें। नाज़रीन, हम एक थोड़े से छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे, उम्मीद करता हूँ हमारे साथ ही होंगे। हेलो हेलो सर। जी जी, आप बोलिए, आपके क्या सवाल थे? जी मेरा क्वेश्चन यह था कि जून 2011 में अनमैरिड पार्टनरशिप की। 2011 में जब 2 ईयर हो गए थे, और उन्होंने अगस्त में हमने शादी भी कर ली, वो भी अपडेट कर दिया। लेकिन नवंबर में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मेरा पासपोर्ट वैलिड नहीं था, एक्सपायर हो चुका था। फिर हमने नई एप्लीकेशन की नवंबर में, तो सितंबर 2012 में 5 ईयर रेजिडेंस परमिट मुझको दे दिया एज ए EEA डिपेंडेंट। अच्छा ठीक है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 5 साल मेरे शादी से कंप्लीट होंगे अगस्त 2011 टू अगस्त 2016 तक, मैं अभी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकता हूँ या 17 तक वेट करना पड़ेगा? आपको और 5 साल शादी से हो गए हैं? अभी अगस्त में हो जाएंगे इस साल। अच्छा, और देखें टेक्निकली जब आप एज अ फैमिली मेंबर यहाँ पे रह रहे होते हैं शादी से, और उस वक्त से आपकी जो है वाइफ टीटी राइट, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जी, अगर वो टीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि 5 साल हो गए हैं आपको अपनी वाइफ के साथ रहते हुए, और आपकी वाइफ थ्रू आउट टीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकली अभी। सेकंड क्वेश्चन ये कि मेरी वाइफ भी 5 साल से थ्रू आउट 2009 से वो भी रेगुलरली काम कर रही है, टीटी राइट एक्सरसाइज कर रही है, अभी वो भी परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई करना चाह रही है, अभी उसके यूरोपियन बेसिस से अभी 5 साल हो गए हैं, तो वो काम करना है। अगर वो अप्लाई करती है तो मेरे रेजिडेंस परमिट पे इफेक्ट करेगा कि वो ब्रिटिश हो गई जैसा कुछ, कि उनको पहले करना चाहिए जब मैं पहले करूं उसके बाद वो करेगी? नहीं, देखें अभी तो वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करेंगी ना, अगर वो अभी तो नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर रही, अभी तो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रही हैं। आप इसका आपके केस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो परमानेंट। हम दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं? जी, दोनों इकट्ठे भी बिल्कुल कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, दोनों इकट्ठे कर दे रेजिडेंस। और सेकंड, मैंने ब्रदर को स्पॉन्सर किया था इंडिया, उनको वीजा मिल गया है, तो अभी उनकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ली थी उसको वहाँ से आना और वापस होम कंट्री जाना चाहे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भेजना। वो जहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं, अगर वो जहाँ से यूके से यूरोप चले जाते हैं सपोज, तो कंट्री आउट हो जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको तभी बनती है कि यूरोप से भी उनको बैक होम देखें आपने उनको स्पॉन्सर किया कि वो यहाँ पे आएंगे हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जितने अरसे के लिए, और इन टाइम जो है वापस चले जाएंगे, तो अगर वो यूके से बाहर चले जाते हैं तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आगे जिस कंट्री में जाते हैं फिर वहाँ पे वहाँ से जब जाएंगे तो वो एक अलग इशू है, लेकिन उनको यूरोप का वीजा भी हो गया तो वो उधर जाना चाहते हैं। जी, वो जा सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी जी, हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? जी, उमर बात कर रहा हूँ। मेरा छोटा सवाल है जी आपसे। जी जी, बोलिए। जी, मैं अभी एंटरप्रेन्योर टियर 1 वीजा पे हूँ। जी जी, सॉरी आप एक सेकंड, आप एंटरप्रेन्योर वीजे पे हैं अभी? यस जी, बिल्कुल, मैं एंटरप्रेन्योर वीजा पे हूँ, टियर 1 वीजा है हमारा। जी जी, मैंने अभी इनकी पॉलिसी गाइडेंस में मैंने एक बात पढ़ी थी यूकेबीए की, रिसेंटली जो पॉलिटिकल गाइडेंस थी, तो उसमें कहते हैं कि हमें 2 फुल टाइम एम्प्लॉय शो करने हैं, आइदर 4 पार्ट टाइम या 2 फुल टाइम। जी, तो उसमें मैंने ये पता करना है जी कि उसमें जो फुल टाइम एम्प्लॉय है, जो यूके का स्टैंडर्ड है वो 37 आवर्स बनता है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ पॉलिसी गाइडेंस में 30 आवर्स वो एक्सेप्ट कर लेंगे 30 आवर्स भी। तो इस तरह अगर हम 30 आवर डाल दें तो इस तरह सही है या नहीं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, 30 आवर्स पॉलिसी गाइडेंस में भी जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है लिखा हुआ है, तो अगर वो लिखा हुआ है दैट्स फाइन। बहुत शुक्रिया, शॉर्ट क्वेश्चन था इनका। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो यस, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम है। जी, मैं आपके पास स्पाउस वीजा के बारे में थोड़ा सा जी बिल्कुल पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा ब्रदर इन लॉ इधर आया स्पाउस वीजा पे मेरी वाइफ से, मेरी सिस्टर से शादी करके, तो वो इधर इनिशियल एंट्री 2.5 इयर्स के लिए है, इधर जुलाई 2012 जो न्यू रूल्स हैं उसके मुताबिक। ठीक है। और अभी उन्होंने दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई करना है, उनका वीजा एक्सपायर होता है सितंबर में। तो उनका ये मसला है कि वो दोनों जो है ना मियाँ बीवी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो कहते हैं यूकेवीआई की वेबसाइट पे ये है कि आपके फुल फाइनेंशियल ईयर में आपने 18,600 अर्निंग आपकी होनी चाहिए। तो उन्होंने दिसंबर से लेके और अप्रैल तक 4 मंथ में ये अर्निंग की थी सेल्फ एम्प्लॉयड में, क्योंकि वो 2 बंदे थे 2 काम, और अभी स्टिल उनकी ये वो कंटिन्यू है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उनका ये फुल फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट होगा? उन्होंने ये फुल सारे टैक्सेस वगैरह, नेशनल इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ पे कर दिया हुआ है,
सो वो ये जो 18,600 उनका है कि फुल फाइनेंशियल ईयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? जी बिल्कुल, आपने इसमें ये 4 देखिए मंथ में ही किया या कि जी लाजमी वो फुल 12 मंथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए? नॉर्मली जो है वो, क्योंकि इस चीज़ पे वो पॉइंट वो कर सकते हैं कि 12 मंथ्स उनकी वो होनी चाहिए। तो लास्ट फुल फाइनेंशियल ईयर का वो मांगते हैं अकाउंट्स। हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट्स वो फुल फाइनेंशियल ईयर के मतलब कि बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनकी दिसंबर से अप्रैल नहीं, तक लेकिन है। सब डॉक्यूमेंट्स तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगते हैं ना फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए। यानी कि जो अच्छा उनके अच्छा। अगर बैंक स्टेटमेंट्स हैं तो पहले अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही नहीं थे तो दैट समथिंग या एज अकाउंट्स वगैरह या टैक्स रिटर्न्स वगैरह वो फुल फाइनेंशियल उसके होना लास्ट 1 ईयर के। अच्छा, तो वो जी 12 मंथ्स की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी जी चाहिए उसमें जी बिल्कुल उसमें उसके उसमें लिए इशू अप्लाई। जी बिल्कुल इशू आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर सलाम। साहब साहब जी जी बोल रहा हूँ, कौन सा बोल रहे हैं? जी, हाँ सर, मेरा नाम हाफिज है। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए एक क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल पूछें। मेरे पेरेंट्स हैं वो दोनों जो हैं वो तकरीबन 60-65 ईयर ओल्ड हैं। तो वो पाकिस्तान से अभी आते हैं हमारे पास 6 मंथ्स के लिए रहते हैं जी यहाँ यूके, और फिर वापस चले जाते हैं। अभी उनके पास मल्टीपल वीज़ाज हैं 10 ईयर्स के, लेकिन वो उसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो 6 मंथ से ज़्यादा रह नहीं रह नहीं सकते सकते यहाँ पे। बिल्कुल। तो जो है वो अभी दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। लाइक एक डायबिटिक है मदर मेरी, और फादर जो है वो भी हार्ट के पेशेंट है। तो हम दोनों भाई हैं और दोनों यहीं पे हैं। जी मैं पूछना चाह रहा था कोई ऐसा वे है कि यहाँ पे देखें वो परमानेंट रह सकें, या कुछ एज अ वीज़े की कोई जो है वो कंडीशन, कोई दूसरी टाइप का वीज़ा हो जिसमें उनकी ड्यूरेशन यहाँ पे रहने की 6 मंथ से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा स्टे कर पाए हमारे पास। देखें इसमें ये है कि जो दूसरे टाइप का वीज़े हैं वो फिर वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके पेरेंट्स के केस में एप्लीकेबल होंगी। फॉर एग्जांपल जो जिसमें 6 मंथ से ज़्यादा का वीज़ा होता है, अपार्ट फ्रॉम डिपेंडेंट पेरेंट्स का जो वीज़ा होता है जिनको, यानी कि अगर आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करें यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए तो वही उनके लिए एक मुनासिब वीज़ा है। लेकिन वो जो है काफ़ी उसकी जो रिक्वायरमेंट है बड़ी स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं और आम तौर पे बहुत मुश्किल से देते हैं। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपने मुल्क में अपने डेली टास्क ख़ुद नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी कंडीशन की वजह से अपने रूटीन के काम शाम जो भी होते हैं और अकेले नहीं रह सकते और वहाँ पे कोई भी उनकी लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल एक समरी की है। अब उसमें कहने को तो ये जो है वो लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी हम यहाँ पे हमारी कंडीशन ऐसी है, हम खुद नहीं काम कर सकते। लेकिन इस सिलसिले में जो होम ऑफिस की या जो वीज़ा ऑफिसर्स की अप्रोच है वो बड़ी स्ट्रिक्ट वो है। वो यहाँ तक भी कोर्ट्स जो हैं और उनके पहुँची हैं कानून के, जी अगर वो वहाँ पे आपको कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है जो कि उनकी लुक आफ्टर कर सकता है तो आप वहाँ पे किसी को रख क्यों नहीं सकते, यहाँ से पैसे भिजवाएं और वहाँ पे कोई मुलाजिम या कोई उनकी लुक आफ्टर करने के लिए रखें और वो रखें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अप्लाई करने के लिए तो ये कैटेगरी है, लेकिन इट्स वेरी जो है ना वो स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। तो अगर आप चाहें तो इस सिलसिले में डिटेल किसी वकील के पास जाके डिस्कस कर सकते हैं। यही एक कैटेगरी है जिसमें अगर आप उनको परमानेंट बुलाना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी वीज़े हैं जो 6 मंथ से ज़्यादा के, वो फिर जो है वो ऐसे वीज़े हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके लिए मुनासिब हैं। जिस तरह एंटरप्रेन्योर वीज़ा या कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला, वो ऐसी अगर कोई उनकी कैटेगरी बनती है तो तब वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है आप किसी वकील से जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। जी, लेकिन कैटेगरी है मींस के कोई परमानेंट नहीं है, मींस के वो परमानेंट ही यहाँ पे रह सकते, कोई ऐसा नहीं है मींस के, क्योंकि अभी आम द यंगेस्ट वन, मैं सबसे छोटा हूँ तो अभी पीछे तो बाकी कोई भी नहीं होता उनकी कैटेगरी तो है। कैटेगरी तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, लेकिन आमतौर पे बहुत मुश्किल से वीज़ा ऐसी कैटेगरी में मिलता है, बहुत मुश्किल से और ना होने के बराबर। जिस तरीके से जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर्स वगैरह ये इस चीज़ को अप्लाई करते हैं और फिर आगे कोर्ट्स भी। और सेकेंडली मैंने पूछना था कि अभी उनके पास जो मल्टीपल वीज़ा है 10 ईयर्स का, तो कुछ मींस के कुछ लोगों ने हमें कहा नहीं आप 6 मंथ से कम रहें,
मैक्सिमम 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आप स्टे करें, उससे ज्यादा का स्टे मत करें। तो फिर किसी ने बताया नहीं आप एटलीस्ट 6 मंथ्स रह सकते हैं क्योंकि वो तो अलाउ है आपको। तो देखें में आपसे पूछना था कि वो सेफ है। देखें 6 मंथ्स तो बिल्कुल वो रह सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो आप 6 मंथ्स के लिए रहते हैं फिर वो चले जाते हैं फिर आते हैं, 6 मंथ्स के लिए रहते हैं, ज़्यादातर अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं और कम पाकिस्तान में रह रहे हैं और जब दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और उनको लगता ये है कि जी ये तो ज़्यादा टाइम इधर गुजार रहे हैं और कम टाइम अपने मुल्क में गुजार रहे हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखें ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि जब उस वक्त वो अप्लाई करते हैं तो उस वक्त यहाँ पे इमिग्रेशन के हालात क्या हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जिस तरह आपको अच्छी तरह यहाँ पे मालूम है कि पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे यूरोपियंस जो हैं फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा आ गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से नॉन EU नेशनल्स जो हैं यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, तो उस सिलसिले में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई उन पर। तो ऑब्वियसली तो वक्त के साथ हालात पे भी डिपेंड करता है कि जब वो अप्लाई करेंगे उस वक्त के क्या हालात हैं, लेकिन करंटली जो है अगर सिनारियो में अगर वो अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली इस चीज़ को बिल्कुल वो देखते हैं जो वीज़ा ऑफिसर के जी ज़्यादातर वो यहाँ पे गुजार रहे हैं, कम टाइम अपने मुल्क में गुजार रहे हैं, तो इस बेसिस पे मैंने अक्सर देखे लोगों को रिफ्यूज़ किया जी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है? मेरा नाम आयशा है, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने एसाइलम सीकर हूँ यहाँ 5 साल से। मेरे बच्चे अभी ओवर 18 हो चुके हैं। मेरा लॉयर बोलता है कि हम फेलियर एसाइलम सीकर है। वो कहते हैं कि हमें न्यू एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो आप हमें बताएंगे न्यू एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है और नहीं क्या वो काउंट होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि न्यू एप्लीकेशन का मतलब तो यही हो जाता है ना कि ये 5 साल चले जाएंगे, तो क्या फिर वो लोग हमारे साथ अच्छी तरह से फिर वो अगर काउंट नहीं होता है तो फिर क्या करना चाहिए? हमें न्यू एप्लीकेशन करनी चाहिए? देखें बात यह है कि न्यू एप्लीकेशन तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। न्यू एप्लीकेशन फ्रेश असाइलम की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आपके वकील, या क्या कोई नई एप्लीकेशन? किस ऐसा बोल रहे हैं कि ओवर 18 जो हो गए हैं बच्चे, राइट? अभी पहले अंडर 18 थे, अब ओवर 18 हो चुके हैं। अब ये बोलते हैं कि न्यू एप्लीकेशन नहीं, आपको ऑलरेडी आपको ऑलरेडी रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि 5 साल का वीजा मिला हुआ है? नहीं आपका स्टील तो आपको केस रिफ्यूज हो गया या अभी तक वो फैसला नहीं हुआ? हाँ, 2 टाइम रिफ्यूज हो गया है। 2 टाइम रिफ्यूज हो गया। देखिए नई एप्लीकेशन तो फिर ये होता है ना, डिपेंड करता है आप जब आपका केस रिफ्यूज हो गया जब तो और होम ऑफिस ने नहीं एक्सेप्ट किया कि आपको कोई ख़तरा है, तो फिर आप अगर कोई नई एप्लीकेशन करते हैं, नई एप्लीकेशन तो मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं डिपेंडिंग आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। किसी को यहाँ पे रहते हुए बहुत टाइम हो गया तो वो भी एप्लीकेशन करता है, किसी के बच्चे हैं और स्कूल जा रहे हैं वो भी एक ग्राउंड है एप्लीकेशन पे, कितना टाइम यहाँ पे हो गया रहते हुए। किसी को ख़तरा है, नया एविडेंस मिला है अपने मुल्क से जिससे पता लगा है कि ख़तरा जो है अभी भी है या और कोई ख़तरा एग्जिस्ट करता है, तो उस बेसिस पे भी एप्लीकेशन की जा सकती है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है और किस नई एप्लीकेशन की आपके वकील बात कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है किसी वकील के पास जाके इसको आप डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सैयद अजहर अब्बास बात कर रहा हूँ लंदन से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैं असाइलम सीकर हूँ, तो मेरा लास्ट ईयर दिसंबर में इंटरव्यू कॉल हुआ था। एक्चुअली मैं जब इस कंट्री में आया तो मैं बीमार हो गया था, तो मैं काफी यानी बीमार रहता हूँ। तो सेम डेट ही मेरी थी अपॉइंटमेंट की डॉक्टर की, जब मैं मेन इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सका। मैंने उन्हें एविडेंस भेजा, फिर उन्होंने सडनली जल्द भेज दिया। क्या भेज दिया? सडनली दोबारा कॉल किया मुझे उन्होंने, तो दोबारा मैंने उनको भेजा मेडिकल अपना, तो वो कह रहे हैं जी हमें मेडिकल नहीं मिला। मैंने अपने वकील के थ्रू भेजा था जी, और उन्होंने कहा जी हम आपका विथड्रॉन करते हैं असाइलम केस। तो मेरा वकील जो है वो मुझे यही कहता है जी कि मैंने उन्हें लेटर लिखे हैं, बल्कि उसने मुझे लेटर दिए भी हैं, तो अभी तक हमें जवाब नहीं आया। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखें आपके वकील ने अगर उनको लेटर लिखे हैं और उसके पास अगर वो
रिकॉर्डेड डिलीवरी के हिसाब से भेजें तो प्रूफ भी उसके पास होगा। अदरवाइज़ आपका वकील जो है उनसे रब्ता कर सकता है, उनको कह सकते हैं कि जी हमने ये लेटर्स लिखे हैं, ये सारा एविडेंस लगा के उनको बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए अगर सारा उनको प्रूफ ऑफ पोस्टेज के साथ भी भेजा जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो 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 जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा इसमें हमें इम्कान है कि ये केस जो है या इंटरव्यू दोबारा मुझे कॉल मिल सकती है? देखें, बिल्कुल, अगर वो सारा कुछ आप उनको रीजनेबल एक एक्सप्लेनेशन देंगे होम ऑफिस को तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं आपकी एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन को सुनते तो फिर आप इसको आगे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपकी एक्सप्लेनेशन रीजनेबल हो विद एविडेंस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है, दोबारा हम छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होता हूँ। आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। ब्रेक से पहले हम कॉल दे रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी नाज़रीन, मैं एक मरतबा शुरू में भी मैंने कहा था जब हेलो 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 जी हेलो मैं आपसे पूछना चाहती थी जी जी, मेरी लड़की 8 ईयर ओल्ड हो गई। कितनी ओल्ड हो गई? 8 ईयर? 8 ईयर ओल्ड हो गई। हम लोगों ने उसका केस लगाया था जो 7 ईयर के बाद 2-3 मंथ के बाद ही लगाया था जी जी। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, मेरा केस रिफ्यूज कर दिया था और मैं 1 साल हो गए साइनों में भी जाती थी, रिपोर्टिंग पे भी जाती थी। तो बाद में मेरा केस कोर्ट में चला गया, अपील दी थी, हम लोगों ने अपील भी कर दी, कोर्ट में चला गया। तो उन लोगों ने मेरे को एक लेटर डाली, अभी आपको साइनों पे आने की जरूरत नहीं है, जब बुलाएंगे तो लेटर लिखेंगे आपको। मैं आपसे पूछना था ये किसका फैसला होएगा, अभी जिधर मैं रिपोर्टिंग पे जाती थी उन लोगों का, जहाँ भी कोर्ट वालों ने कुछ बोला होएगा? देखें, कोर्ट वालों का तो साइन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो जहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए आप जाती हैं ये उनका नॉर्मली फैसला होता है कि कब उन्होंने साइन के लिए बुलाना है, या अगर साइन के लिए नहीं बुलाना तो ये भी उनका ही फैसला है। इसका मेरे केस पे तो नहीं कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? अभी तो आपका केस अपील पे है ना, अभी कोर्ट की डेट का आप इंतजार कर रही हैं ना? हाँ जी, वो तो डेट हमने दिसंबर में 2015 में अप्लाई की थी, अभी तक तो डेट भी नहीं आई जी। आजकल तकरीबन साल का टाइम लग रहा है, तो अच्छा। जी जी, आजकल तकरीबन इतना टाइम लग रहा है, तो ठीक है, फिलहाल कोई आपके केस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 यस हेलो hello, can you hear me? yes I can. Who is this and what's your question? Yeah, my name is Malak. Yeah, my question is this: like, I've been awarded like FLRO discretionary leave for 3 years. Then I extended, and then I got again for 3 years. Yeah. So someone told me, like, if you spend 5 years on that out of 6 years, you can apply for indefinite. Sorry, sorry, what? I didn't catch your last bit of your question. What was it? If someone told me yes, that if you spend 5 years on discretionary leave, on the 6th year you can apply for indefinite. No, as far as I'm concerned, that's not right, because you have to spend 6 years on discretionary leave in order to apply for ILR. And the other question is that is asylum come in legal or is it illegal? Asylum. What do you mean by asylum, whether it's legal or illegal? Like I want to apply on the basis of 10 years. But in these 10 years, I took asylum and that's been refused, and then I got a visa on Humanitarian Act Article. So when you applied for asylum, what was your visa at that time? My visa was student visa, and when I was applying for asylum, yeah.
At that time, I got 2-year valid visa when I applied. But when you applied for asylum, then your visa must have been curtailed or revoked. But Sorry, I haven't received any revoked. letter from Sorry. financial thingy. Hello. Hello, I haven't received any letter in which the Home Office said that your visa has been curtailed. No, well, your visa must have been curtailed normally, but obviously I don't know. So if that's the case, if your visa was revoked, then you applied for asylum, and then it was refused, then that period probably won't be considered under the legal residence of 10 years. So the best thing to do would be, if you have all the documents, take it to a solicitor, and they will be able to advise you accordingly. Thank you very much. Thank you very much. Next caller की तरफ चलते हैं. Hello. हेलो. सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. जी बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं असाइलम सीकर हूँ. जी जी. तो मैं 2012 में मैंने असाइलम अप्लाई किया था. तो मेरे साथ मेरी वाइफ और एक बच्चा, मेरी डॉटर थी साथ में. वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. तो उसके बाद जीआर भी रिफ्यूज हो गया. उसके बाद क्या हुआ? अब जीआर अप्लाई किया, जुडिशियल रिव्यू, वो भी रिफ्यूज कर दिया. अब मैंने फ्रेश क्लेम अप्लाई किया हुआ है. 1 साल हो गया मुझे. जी जी. मेरे पास मेरा एक डॉटर थी, वो 1.5 साल की थी जब वो आई थी मेरे साथ. 2010 में मैं आया था. तो अब वो 8 साल की हो गई है जी. और एक मेरा बेटा यहाँ बोर्न हुआ, वो इस टाइम 4 साल का हो गया है. जी जी. मुझे यहाँ पे नेस्ट सपोर्ट मिली हुई है. बेनिफिट मैं ले रहा हूँ. जी जी. विद फैमिली के साथ, 2 बच्चों के साथ. और मेरा सवाल ये है कि अब मैंने फ्रेश क्लेम जो डाला हुआ है उसको 1 साल से ऊपर हो गया, कोई डिसीजन नहीं आया. जी सॉरी, अब क्या कह रहे हैं? मुझे आपके पास आपको बेनिफिट मिल रहे हैं. आपका सवाल क्या आपका? मैं नेस्ट सपोर्ट मिली हुई है ना मुझे. नेस्ट सपोर्ट. जी जी जी. जी जी. रिफ्यूजी कहते हैं, नेस्ट कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं. जी, नेस्ट सपोर्ट जो आपको मिल रही है. अब आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है, मैंने जो फ्रेश क्लेम अप्लाई किया हुआ है उसको 1 साल से ऊपर हो गया है, उसका कोई डिसीजन नहीं आया. और मैं चाहता हूँ, और मतलब मुझे मई में मुझे 7 साल हो जाएंगे मेरे बच्चों के साथ. तो मैं किसका वेट करूं? यहाँ काम का वेट? देखें अभी आपके बच्चों के साथ यहाँ पे रहते हुए 7 साल नहीं हुए. तो अभी आपने फ्रेश क्लेम डाला हुआ है जिस तरह आप बता रहे हैं. मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा पुश करने का फ़िलहाल कोई वो नहीं है, क्योंकि आपका सालम वगैरह के क्लेम सारा रिफ्यूज़ हो चुका हुआ है पहले. जब आपके बच्चों को यहाँ पे, बच्चे के साथ या किसी भी एक बच्चे के साथ यहाँ पे रहते हुए 7 साल का टाइम हो जाए, तो फिर वो टाइम होगा कि आप इसको ज़रा ज़्यादा पुश करें या फिर कोई दूसरी एप्लीकेशन करें. लेकिन फ़िलहाल मेरे ख़्याल में अगर वो चल रहा है, जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो आपके फेवर में जा रहा है. लेकिन बहरहाल केस की नोयत होती है. और अब जो फ्रेश क्लेम आपने डाला है, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या फ़र्दर एविडेंस था जिसकी वजह से आपने फ्रेश क्लेम डाला था. तो कितना स्ट्रॉन्ग वो है, वो ऑब्वियसली उसको देखे बगैर कुछ कहना मुश्किल है. लेकिन जो आपने मुझे अभी अब एक सरसरी बातें बताई हैं, मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा वेट करें. लेकिन अगर आप चाहें तो आप डिटेल एडवाइस किसी वकील के पास जाके ले सकते हैं. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी कौन बोल रही है और क्या सवाल है? आमना है. जी जी. मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि आपने काफ़ी प्रोग्राम्स में अपना बताया था कि ईयू वालों को रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना चाहिए. उसका क्या प्रोसेस है प्लीज? ईयू वालों को रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना, अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहा है, यूरोपियन नेशनल, तो वो रेजिडेंस मतलब उसके लिए कार्ड के लिए, परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है. लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जी वो भी कर सकता है. सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो या सेल्फ सफिशेंट हो, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं. इवन स्टूडेंट भी है. तो ये सारे ऐसी कैटेगरीज हैं, ये ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह की बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते हैं. तो अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है. लेकिन ईयू वालों के लिए मस्ट नहीं है अप्लाई करना. अच्छा ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो फ्रांस से हैं.
तो पूछना चाहती थी कि मतलब जैसे हालात चेंज हो रहे हैं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है? देखिए हालात जिस हिसाब से अगर कोई चेंज होते भी हैं तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हुकूमत भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने किस तरह से क्या करना है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि यूके अगर यूरोप से बाहर निकलता है तो वो एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस स्टार्ट होगा जब, तो उसमें भी चंद साल लगते हैं या लगेंगे मेरे हिसाब से। तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन अगर आप चाहें तो आप रेजिडेंस कार्ड या उसके लिए परमिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। अच्छा ठीक है, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ हैं तो जी, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। उसमें वो एक सर्टिफाई करता है कि जी आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपके पास परमिट है, लेकिन कोई यूरोपियंस के लिए वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो। हाँ जी खान साहब। जी बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? पहले तो मैं थैंक यू करना ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ जी बहुत शुक्रिया, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। बहुत शुक्रिया। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ SLRSC ਹਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਦਨ 3 ਮੰਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਏ ਵਨ ਸਟਾਪ ਵਾਰਨਿੰਗ ਰੈਡ 003 ਰੈਡ 002 ਰਾਈਟ ਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ IS 96 ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਜੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੀ रिफ्यूज कर देंगे तो सानू इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिलूंगा एक? देखिए आम तौर पे जब दोबारा वो रिकंसिडर करते हैं तो अगर दोबारा आप यहाँ पे आपकी बच्चे भी हैं या फैमिली भी है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक है। बच्चे की क्या एज है? 6 ईयर, नियरली 6 ईयर। और यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया बच्चे के साथ आपको? बोर्न इत्थे दी बोर्न है साडी बेटी। इत्थे दी बोर्न है। अच्छा, तो देखें ज़्यादा चांस ये है कि जब दोबारा वो रिकंसिडर करते हैं तो ज़्यादा चांस ये है कि अगर कि वो आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील दें। लेकिन अगर नहीं देते तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, JR के लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो अब दोबारा आपको रिफ्यूज़ करते हैं तो मोस्ट प्रॉबली ज़्यादा चांस ये है कि वो आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील दें। ओके ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ तो ਹੁਣ ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ भी ज़्यादा हो गए, 9वां महीना चलता। जी बिल्कुल, अब वो टाइम का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप चाहें तो उनसे रब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं स्टेटस के क्या सिचुएशन है, कितना मज़ीद टाइम लगेगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि कितना ऑब्वियसली वो टाइम लगाएंगे। अगर 3 महीने कहा था और अभी 8 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया, तो शायद अगर आप दोबारा उनको लिखेंगे तो शायद वो फ़ैसला कर दें। ओके ठीक है जी। बेटर सानू वेट करना ही चंगा। मेरे हिसाब से बेहतर है फिलहाल कि आप वेट करें। अभी आपको तो 6 साल हुए हैं, बच्चे को 7 साल का टाइम भी पूरा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से बेहतर है कि जब थोड़ा सा वेट करें, जितना टाइम लग रहा है वो आपके फेवर में ही जा रहा है, आपके हक में जा रहा है। ओके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे दोबारा इसी टाइम पे 6 बजे और 7 के दरमियान दोबारा मुलाकात होगी। एक मरतबा फिर मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरा होगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। आज आखिरी रोज़ा है यहाँ पे UK में, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।